नमस्कार। मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। ये नया विषय थोड़ा सेंसिटिव ज़रूर है, लेकिन एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि मुझे इस विषय में आप लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो जानकारी है वो मैंने कहाँ से प्राप्त की। ये जानकारी मैंने प्राप्त की है लॉ जनरल से, संविधान से, साथ ही साथ कुछ बिल्स से और किताबों से, और इंटरनेट ने भी मेरी मदद की है। इससे किसी व्यक्ति विशेष का किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ये किसी भी धर्म को आघात पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी आपके तक पहुंचाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगी एक काव्यांश के द्वारा, जो कि लेखक जोहान वोल्फगैंग ने लिखा है। वे लिखते हैं कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ, इसीलिए मुझे वैसे ही स्वीकार करो जैसा कि मैं हूँ। आज हम बात करेंगे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। ये LGBTQ कौन है, इनके क्या क्या अधिकार हैं, समाज में इनकी क्या स्थिति है, और अंत में मैं बात करूँगी मेरा खुद का आत्मविश्लेषण इनके विषय में क्या है। सबसे पहले आते हैं LGBTQ का फुल फॉर्म क्या है। L यानी लेस्बियन, G यानी गे, B यानी बाइसेक्सुअल, T यानी ट्रांसजेंडर और Q में क्वियर यानी अन्य असामान्य लोग। भारत हो या विश्व हो, आज भी LGBT कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि सामान्य समाज के लोग इनको अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते या नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में समलैंगिकता मौजूद नहीं थी। यदि हम अपने वेदों की बात करें तो महाभारत में कुछ ऐसे पात्र थे जो कभी पुरुष और कभी स्त्री की भूमिका निभाते थे, जैसे कि श्रीखंडी। भगवान शिव के एक अवतार जिसे हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं, जो आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में थे। साथ ही साथ अयप्पा, जो कि विष्णु के मोहिनी अवतार और शिव के मिलन से उत्पन्न पुत्र हैं। खजुराहो के मंदिर को ही देख लीजिए या कोणार्क के मंदिर को देख लीजिए, वहां पे भी कई ऐसी आकृतियां हैं जो समलैंगिकता को दर्शाती हैं। यदि हम आज के समय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये पाश्चात्य संस्कृति से आया है। ये हमारी संस्कृति में शुरू से मौजूद था, लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। आज देश ने अपने औपनिवेशिक युग के कानूनों को निरस्त कर दिया है, जो सीधे तौर पर समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर के पहचान के खिलाफ भेदभाव करते थे। इसके लिए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 15, जो कि रक्षा करता है समलैंगिकताओं की भी और अन्य लोगों की भी, जो सुरक्षा करता है लोगों के मौलिक अधिकार की, जो बात करता है कि इस राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके निवास स्थान और उसके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब बात करते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल कौन से लोग होते हैं। लेस्बियन आमतौर पर लड़कियां लड़कों के प्रति ही आकर्षित होती है, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों के प्रति आकर्षित ना होकर खुद अपनी ही तरह किसी महिला के प्रति आकर्षित होती है और उनके प्रति ही कामुकता की भावना रखती हैं। उन्हें ही हम समलैंगिक या तो लेस्बियन कहते हैं। अब आते हैं गे कौन से लोग होते हैं। आमतौर पर लड़के भी लड़कियों के प्रति ही आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी ही तरह पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। पुरुष के प्रति कामुकता की भावना रखना उन्हें गे बनाता है। अब आते हैं बाइसेक्सुअल कौन से लोग होते हैं। जब वह पुरुष और महिला दोनों के तरफ ही आकर्षित हो, जब कोई पुरुष या स्त्री जो दूसरे पुरुष या स्त्री दोनों के लिए समान भाव से मानसिक और शारीरिक रूप से आकर्षित होती है, उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल होना मन की भावना पर निर्भर करता है। ये किसी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य स्थिति है जो कि जैविक कारणों के कारण उत्पन्न होती है। जैविक कारण का अर्थ है DNA, जो कि DNA के कारण उत्पन्न होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, प्लीज इसे ध्यान रखें, ये कोई बीमारी नहीं है। अब ट्रांसजेंडर कौन से लोग होते हैं। ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय तय लिंग के से मेल नहीं खाता हो। इनमें ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मेल, जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं हिजड़ा या किन्नर। अब
आते हैं इनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। साल 2019 में 22 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय, जिसे अब हम तमिलनाडु उच्च न्यायालय भी कहते हैं, ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार दुल्हन शब्द ट्रांसजेंडर महिला के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला का अगर विवाह होता है तो उसे पंजीकृत कराना अनिवार्य है। यूनेस्को ने 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कहा कि एलजीबीटी कम्युनिटी के बच्चों के साथ बहुत अधिक भेदभाव होता है। अधिकांश भेदभाव के कारण और बदमाशी के कारण ये अपने मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं और इससे इनके मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए इससे मद्देनजर रखते हुए उच्च शिक्षा और संस्थानों में रैगिंग को पाबंद किया गया और अंकुश लगाते हुए इस यूसीजी ने कहा कि किसी भी प्रकार के इनके साथ अगर लिंग आधारित भेदभाव होती है स्कूल कॉलेजों में तो उसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। 2016 में भारत ने भी एक ऐसा ही कदम उठाया। उसने भी लिंग अभिविन्यास और लिंग आधारित भेदभाव पर पाबंद लगाते हुए रैगिंग को पूर्ण रूप से बंद किया। एलजीबीटी कम्युनिटी के समुदाय को 2018 में कानूनी दर्जा उन्हें कानूनी दर्जा दिया गया और 2019 में उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में अपना लिंग परिवर्तन करके अपनी स्थिति को सुधारने का भी एक अवसर दिया गया। अब 2019 के बाद इन्हें थर्ड जेंडर की संज्ञा दी गई है। लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक उपचार और संवैधानिक सुरक्षा भी इनको प्राप्त की गई है। कुछ राज्यों में लिविंग रिलेशनशिप में रहने की भी इनको आज़ादी दी गई है। अगर हम बात करें कि इनके अधिकार के लिए सबसे अधिक जो फाइट है वो किया है 2001 से लेकर 2018 तक नास फाउंडेशन ने। मुझे गर्व होता है कि भारत में कई ऐसे फाउंडेशन हैं जो इनके लिए कार्यरत हैं और इनके लिए बहुमूल्य समय निकाल कर इनके लिए लड़ रहे हैं। अब आगे आते हैं 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले पे। इस फैसले के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध के श्रेणी से बाहर निकाला। आखिर ये 377 की धारा क्या थी? तो इस धारा के अनुसार कोई भी स्व इच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर एक अवधि के लिए कारावास या तो वो 10 वर्ष या उससे अधिक और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात था, जो कि अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है या किससे उसका संभोग होता है या किस प्रकार से वो संभोग करता है, इस पर उसके चरित्र का निर्माण या उसके कैरेक्टर को जज करना बिल्कुल गलत था। इसीलिए नास फाउंडेशन ने इसे चुनौती भी दी थी। कुछ लोगों को केवल इस आधार पर हीन स्थिति में पहुंचा देना कि वो किससे प्यार करते हैं या उनके गोपनीयता पर पूर्ण रूप से आक्रमण माना गया। उनकी गरिमा को कम करने वाला भी था और साथ ही साथ एक प्रगतिशील समाज के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह था कि हम एक व्यक्ति को सिर्फ उसके लिंग के आधार पर कैसे जज कर सकते हैं। इसीलिए 377 को खारिज किया गया। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि 377 पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 377 पूर्ण रूप से असंवैधानिक नहीं घोषित किया गया क्योंकि यदि इस तरह का अपराध या प्राकृतिक संबंध यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ बनाता हो उसके इच्छा के विरुद्ध, या कोई पति अपनी पत्नी के साथ बनाता हो उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो ये अपराध उस पर लागू हो जाएगा। ये सिर्फ रिलीफ दिया गया है गे, ट्रांसजेंडर और लेस्बियंस और साथ ही साथ बाइसेक्सुअल्स को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 के अंत में राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने और ट्रांसजेंडर लोगों की बढ़ोतरी के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को भी तैयार करने के लिए आदेश दिया और इसे पूरा करने का पूर्ण रूप से तैयारी शुरू कर दी। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को घोषित करता है कि वो समलैंगिक है
या तो वो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो आम तौर पर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं या ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं। इसीलिए राज्य सरकारों ने इसके लिए प्रतिबंध लगाते हुए यदि इस तरह का कोई विषय सामने आता है तो उन्हें प्रोटेक्शन देने का भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों की सहायता के लिए जिला और राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड्स की स्थापना की। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर लोगों के माता पिता के लिए पेंशन की व्यवस्था की। उनके विकास के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई। वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी बात की गई और इस तरह की कई सारी योजनाएं 2018 से लेकर अब तक बनाई गई हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात और बिहार साथ ही साथ मध्य प्रदेश भी शामिल है। असम के समाज कल्याण विभाग ने कई उद्देश्यों के साथ ट्रांसजेंडर नीति को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उनकी शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, बेघरों के लिए आश्रय और स्वस्थ समाज में एक स्थिति प्रदान करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इनके प्रति जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया गया। अब हम आते हैं ट्रांसजेंडरों को जो अधिकार नहीं प्राप्त है वो कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे कि LGBT कम्युनिटी हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको भारत के सैन्य बलों में खुले तौर पर अब भी भर्ती करने में पाबंदी लगी गई है। साथ ही साथ अडॉप्शन एंड सेरोगेसी, इन दोनों को पाबंदी उनके ऊपर लगाई गई है कि वे इस तरह के कार्य में संलिप्त नहीं हो सकते। इनके विवाह को अभी भी पूर्ण रूप से सहमति प्राप्त नहीं है। अब मैं आती हूँ कि मेरा खुद का आत्मविश्लेषण इनके विषय में क्या है। निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूँगी कि इनकी सामाजिक स्थिति तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि लोग अपनी मानसिक स्थिति को नहीं बदलते, क्योंकि केवल किसी व्यक्ति की पहचान उसकी पसंद या उसके लिंग तक ही सीमित नहीं हो सकता। एक शोध के अनुसार विश्व में 1500 यानी 1500 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि समलैंगिक है। तो केवल मानव प्रजाति में अगर समलैंगिकता पाई गई तो उसे अपराध की दृष्टि से देखना कहाँ तक जायज माना जा सकता है। मेरे दृष्टिकोण से लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेटस है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग पाई जाती है। तो ये समाज के मुख्य धारा से अछूते ज़रूर हैं, लेकिन इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह मैं एक ग्रुप को जानती हूँ जो इनके लिए कार्य कर रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। वो बेनिफेक्शन क्लब हैदराबाद है जो इनके लिए कार्य करता है। यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका कांटेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये कोई पेड प्रोमो नहीं है, प्लीज़ इसे कोई पेड प्रोमो मत समझना। ये एक मुहिम है जो मैंने शुरू की है LGBT कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। आप इनके लिए ज़रूर कार्य करें, इनसे ज़रूर जुड़े। जब आप इनके संपर्क में आएंगे तब आप समझेंगे कि इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है और इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है अपने आप को इस जगह में पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ इनके लिए कार्य करें, इनसे जुड़ें और आगे वीडियोस में बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को तो मैं कहूँगी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि